स्टूडेंट देखिए, पिछले टॉपिक में मैंने ओरोस्टेट के बारे में कुछ बात किया था, बायोट सेवर्ट के बारे में कुछ बात किया था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूटी थी, उसको भी अभी लेके चल रहे हैं। ओके, क्या कुछ बातें और भी मैं करने जा रहा था। एक चीज़ आप देखे होंगे कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो हमने देखा था कि उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इसके पास में ना, इसके अराउंड चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। राइट सर, ठीक है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन एराइज किया मुझसे कि सर अगर रेस्ट चार्ज है, अगर हमारे पास एक रेस्ट चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और अगर इस चार्ज को मूव करा देते हैं, है ना, मोशन में कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही डेवलप कर रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही डेवलप कर रहा था। ठीक, अच्छी बात है। उसका क्वेश्चन ये था कि जब वायर में करंट फ्लो करती है तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही डेवलप करती है या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा लगता है, उसको स्ट्राइक हो जाता है कि सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पर चार्ज कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, व्हाटएवर, वो कुछ अपनी माइंड में एक्टिविटी जो शो करने लग जाते हैं। पर मैं आपको बताता हूँ कि जब भी वायर में किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो वो न्यूट्रल ही होता है, उस पर कोई चार्ज का आना या जाना नहीं होता है। ठीक है, वो न्यूट्रल ही होता है, जितना चार्ज आएगा उतना आएगा, ऐसा भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में चार्ज तो है नहीं ना, कुछ अंडरस्टैंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, चार्ज यहाँ भी फ्लो हो रहा है ना, गलत चीज़ माइंड में एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से सारे गलत फहमी क्रिएट हो जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा ये वायर। जब ये वायर न्यूट्रल रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करता है। याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे की बातें कर लेते हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे पहचानेंगे, तो आपको तो पता ही है कि चार्ज दूसरा चार्ज लेके आइए उसके पास में, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता हो तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता। एक एक्टिविटी करके देखी गई थी यहाँ पर। ओके, आपको मैं थोड़ा सा ओरोस्टेट के बारे में और भी चीज़ों को डिफाइन कर देता हूँ। एक एक्टिविटी ऐसी की गई थी, देखिएगा बोर्ड पर अच्छी तरह से। ओके, एक वायर लिया गया जिसमें करंट को फ्लो किया गया। ठीक है ना, आप ऐसा मत सोचिएगा ये सर हवा में कहाँ करंट, अरे भाई यहाँ बैटरी वगैरह कुछ लगा रहेगा। ठीक है, उन सब चीज़ों को हम नहीं यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने एक चार्ज को यहाँ पर ले लिया, एक चार्ज हमने क्यू यहाँ पर मेंशन किया। जब ये रेस्ट में चार्ज था तो हमने क्या देखा कि इस पर कोई भी फोर्स ये काम नहीं कर रहा था, ये एज इट इज ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन जब इसको हमने मोशन में कर दिया, जब हमने इसको मोशन में कर दिया तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से ये इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये जो दो लॉजिक है जो आपको मैंने सिखाया कि किसी भी वायर में जो है करंट फ्लो करता है तो वायर न्यूट्रल ही होता है, इसको ध्यान रखेंगे, और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। अगर कोई टेस्ट चार्ज सिर्फ यहाँ पर रखा हुआ है, रेस्ट में है, तो उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। लेकिन अगर इस चार्ज को मैं मूव करा दूं तो इसमें फोर्स काम करना स्टार्ट कर देगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। चलिए बहुत सारी बातें भी करेंगे, डायरेक्शन से रिलेटेड बातें करने, बायोट सेवर्ट को थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको सिखाने जा रहा हूँ। ओके, आइए देखते हैं। तो बायोट सेवर्ट लॉ को स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ओके, कुछ बातों को हम कर लेते हैं। देखिए, एक हमने आपको फॉर्मूला दिया था कि कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा था, एक एलिमेंट्री लेंथ छोटा सा dl लिए थे, यहाँ पर करंट जो आई कर रही थी, आइडियल जब उनको क्या बोलते थे, करंट एलिमेंट बोल रहे थे, है ना। आपको याद होगी ये सब बातें। किसी एक पॉइंट पर जब हमको मैग्नेटिक फील्ड, सपोज इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमको B फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आया था, स्मॉल एलिमेंट है तो इसलिए स्मॉल d भी करेंगे, आया था जो वो एक्चुअल में ये आया था ना कि I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बात निकल के आई थी। फिर मैं आपको यहाँ पर सिखाया था कि k की प्लेस पर अगर मैं SI यूनिट को चेक करता हूँ तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर I, और देखिए इसको भी मैंने कुछ सॉल्यूशन किया था, तो dl जो है
dl एक वेक्टर क्वांटिटी है और r यूनिट वेक्टर हम ले रहे थे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। r स्क्वायर, इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में कुछ ऐसे लिख रहा था। ओके, पिछले क्लास में मैंने आपको ये सारी बातें मैं डिफाइन कर चुका हूँ, आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। अब ज़रा देखिए, कुछ बातें यहाँ पर मैं आपसे करने जा रहा हूँ। जो हमारे पास B है, जिसको हम बोले थे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे वहाँ बात किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड। जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की बात आपसे कर रहा हूँ, इस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस बार का आपका जो पेपर आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, है ना, तो आप यूनिट पर बहुत ज़्यादा फोकस थोड़ा सा रखिए। तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी एक यूनिट जो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। किसकी किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड बी की होती है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, हम मैग्नेटिक फील्ड बी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो एक यूनिट तो इसकी हो गई वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन एक यूनिट जो है बहुत ज़्यादा यूज होती है, टेस्ला। क्या नाम है, टेस्ला। इट मे बी कि अगर आप भूल रहे हैं टेस्ला, है ना, अगर आप भूल रहे हैं कि सर टेस्ला हमको याद नहीं है, तो आप टकला से याद रखिएगा, है ना, थोड़ा सा ईजी रहेगा लर्न करने का ना, फनी कुछ ट्रिक रखना चाहिए माइंड में। ओके, तो ये टेस्ला, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर। सर इसका सीजीएस यूनिट भी होगा, डेफिनेटली होगा, गॉस होता है इसका सीजीएस यूनिट जो होता है वो गॉस होता है ना। इन बातों को भी हम करेंगे, आ जाइए थोड़ा सा, अभी अपने पॉइंट पर हम चलते हैं, उसके बाद सभी बातों को हम करेंगे वन बाय वन स्टेप में। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। ओके, CGS इसकी यूनिट क्या होगी, तो सर इसका CGS यूनिट जो होता है गॉस होता है। एक और यूनिट भी होता है क्या, यस सर, इसका एक और यूनिट होता है, वो होता है मैक्सवेल। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि CGS है ना, सीफास इसका तो पता है ना, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है ना, तो ये तो पता होना चाहिए, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वहाँ पर क्या था, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट क्या था, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसका CGS यूनिट क्या है, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है सर, इतनी बातें हमें होगी। गॉस है ना, वहाँ पर टेस्ला, यहाँ पर गॉस। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, तो मैं आपसे बता दूँ 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। जिसके साथ में बड़ी डिजिट लग जाती हो छोटा यूनिट होता है। ये ट्रिक आपको मैं पहले भी दे चुका हूँ कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, सर 100 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है और मीटर एक बड़ी यूनिट है। यहाँ पर गॉस छोटी यूनिट है ना, तो डेफिनेटली इसी के साथ 10 की पावर 4 मिल जाएगा। कभी कन्फ्यूजन अगर हुआ तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10 की पावर -7 है ना, एब्सोल्यूट परमिलिटी ऑफ द एयर या स्पेस, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। अब ये इस पर परमिलिटी, जैसे परमिटिविटी की बात हमने की थी पिछले वाले वीडियो में, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया था, यहाँ भी इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम रुकेंगे, आने वाले टाइम में अभी कुछ करेंगे इसको डिफाइन। ओके, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो डायरेक्शन को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मेन जो है ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी बातों को हम करेंगे, और डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक सिंपल सी लाइन में आपके लिए लिख रहा हूँ। ओके, चेक कीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिख देते हैं। तो इसको यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक, आई थिंक आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 तरह से 4 यहाँ पर डिफाइन किया गया है मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, और इसीलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ टीचर कुछ और बताएंगे, कुछ और बताएंगे, है ना, तो बच्चे को कन्फ्यूजन अक्सर से क्रिएट हो जाती है, सर ये वाले टीचर तो ये बताया, सर ये वाले ट्यूशन ये वाला ये बताया, तो वो कन्फ्यूजन नहीं रखना आपको। ओके, सब कुछ पढ़ लेना है, और फिर मैं आपको 5वां भी बताऊँगा, और फिर ये बताऊँगा कि जितने आ रहे हैं सब वहीं से आ रहे हैं। आप बोलेंगे वाह सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है फिर तो, है ना। इसके जो डायरेक्शन जो चार्ज जो बताए गए हैं, पहले मैं उस पर बात करूंगा। तो फर्स्ट जो बताया गया है वो मैक्सवेल का, है ना, कॉर्क स्क्रू रूल, ये एक फर्स्ट आपको बताया गया है, ठीक है। सेकेंड जो बताया गया है, सेकेंड थर्ड ये सब के सब एक ही चीज़ को रिपीट किया गया है बार बार, राइट हैंड थंब रूल।
फिर जो थर्ड किया गया है, सेम चीज़ बात की जा रही है, राइट हैंड थंब रूल ओके ऑफ सर्कुलर करंट के बारे में बात की गई थी। ओके, सर्कुलर करंट। फिर फोर्थ जो बात की गई है, राइट हैंड पाम रूल। ओके, एक बार चेक कर लीजिए हमने क्या क्या बोर्ड पर लिखा। ये 4 रूल मैं आपको डिफाइन करूंगा। ओके, आइए देखिए। फर्स्ट जो है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल पर बात करेंगे। सेकेंड राइट हैंड थंब रूल। फोर्थ राइट हैंड थंब रूल ऑफ सर्कुलर करंट, माफ कीजिएगा थर्ड है। ओके, फोर्थ राइट हैंड पाम रूल। ये 4 रूल हैं और ये चारों रूल मैग्नेटिक फील्ड को ही फाइंड आउट करने के लिए बता रहे हैं और ये चारों घूम फिर के एक ही बात को बोल रहे हैं। ओके, बस वही टेक्निक की बात हो रही है ना कि यहाँ पर सभी टीचर्स अलग अलग, टीचर्स अलग अलग, लेकिन मैं आपको एक 5वां भी बताऊंगा, है ना, सरप्राइज मत होइए। 5वां भी मैं आपको दे दूंगा कि जब ये कोई भी टीचर आपसे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का सर डायरेक्शन, कोई ऐसे बता रहे कोई ऐसे बता रहे, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखिए एक चीज़ सब में कॉमन एक पॉइंट निकालता हूँ, आइए आपके लिए देखिए। 3 में जो नीचे आप देख रहे हैं राइट हैंड का ही यूज किया गया है। चेक करें, मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी तो हमेशा राइट हैंड को ही आपको चेक करना है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी तो याद रखिएगा कि राइट हैंड की ही हम बातें करेंगे, कभी लेफ्ट हैंड की बात आएगी नहीं। चलिए ये दिमाग में आपको रखना है पहली बात। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल्स बात कर लेते हैं, फिर वन हम सबको देख लेंगे। ओके, नाम ही लिखा स्क्रू, तो यहाँ से बातें आधी तो क्लियर हो गई। जैसे मान लो कि आपको इस बोर्ड के अंदर ऐसे होल करना है, ऐसे स्क्रू इसके अंदर लगाना है, तो ऐसे क्लॉकवाइज में जैसे ही मूव कराते हैं। ओके, आई थिंक अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको दिखा रहा हूँ। ओके, जैसे ये क्लॉकवाइज में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको मूव कराते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज में ऐसे ऐसे मूव कराते हैं तो ये क्या होता है, स्क्रू इसके अंदर जाता है। एंटी क्लॉकवाइज में जब आप इसको करते हैं तो स्क्रू बाहर निकलता है। तो जब क्लॉकवाइज में आप मूव करा रहे हैं तो ये अंदर जा रहा है, क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो अंदर की डायरेक्शन को मैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, चेक करते रहिएगा, मैं यही बता भी दूंगा आपको। ओके, मैं ऊपर जस्टिफाइन कर रहा हूँ चीज़ों को। ओके, आइए देखिए हमारे पास जैसे ये स्क्रू हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा ही होता है इसको। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको क्लॉकवाइज, देखो घड़ी तो पता ही ना, घड़ी तो आपको पता है, तो सर ये 12 होता है, ये 6 होता है, ये 3 होता है। घड़ी अगर ऐसे इस डायरेक्शन में अगर हम घुमा रहे हैं चीज़ों को, है ना, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, ये होता है। तो मैं यहाँ पर ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर करंट का डायरेक्शन ये हुआ, डाउनवर्ड हुआ, तो इसमें कैसा हो रहा है, तो देख सकते हैं आप इस तरह से, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहा है और ये किसको डिफाइन कर रहा है, करंट को डिफाइन कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो ये है ऐसा, अगर ये करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, स्क्रू को आप ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो कैसा जाएगा, तो सर अगर अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज हमको खोलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो सर घड़ी ऐसे चलती है, देखिए घड़ी ऐसे 12 से ऐसे, तो इसके जस्ट अपोजिट आप करेंगे तो इधर से कर दीजिए ना, इधर से कर दीजिए, देखिए इधर से कर दीजिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल ये था। बहुत बोरिंग सा रूल आपको लगेगा होगा, मुझे पता है, आपको क्या जरूरत थी इसको याद करने की, याद ही नहीं करना आपको, है ना, बकवास सा रूल है। राइट हैंड थंब रूल कुछ कुछ काम करेगा आपका, है ना। आइए देखते हैं कैसे काम क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। ओके, चलिए सेकेंड में बात कर लेते हैं। सेकेंड बहुत ही ईजी है और सभी टीचर, है ना, 80 से 90% टीचर इस चीज़ को फटाफट बता देते हैं, बहुत आसान सा है ये। करेंट अगर आपकी फ्लो कर रही है, सपोज अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो बहुत सिंपल सा ट्रिक हम देते हैं कि सर अगर ऐसा कुछ है तो हम सपोज इसको ले लेते हैं, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो अपने थंब को, राइट हैंड को, पहले चीज़ तो राइट हैंड, ओके, तो राइट हैंड के थंब को डायरेक्शन को करंट के डायरेक्शन में करना है और कर्ली फिंगर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वही मेरा कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। करंट मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ 2 ही बातें, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो हमने देखा कि सर ऐसे, ये देखिए सेम चीज़ आई है, आपने मैक्सवेल कॉर्क रूल से भी देखा, वही सेम बातें यहाँ पे की जा रही है, ठीक है सर, ये तो सेम बातें की गई, ये सभी सेम ही बातें हैं ना, बस चीज़ों को घुमाया गया है। आइए, राइट हैंड थंब रूल ऑफ द सर्कुलर करंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ना,
कुछ स्टूडेंट इसमें डाउट हो जाते हैं, राइट हैंड थंब रूल वही बातें हैं, लेकिन अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा बातों को चेंज किया गया है। आइए देखें क्या कुछ बातें क्या ही की हैं, आपको बिल्कुल क्लियर होते जाएगा। ओके, मैं आया हूँ आपको यहाँ पर सभी बातों क्लियर करने के लिए। तो सपोज एक कोई ये वायर है, ऐसे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं सर ऐसे कैसे करंट फ्लो करेगा, तो मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ। ओके, एक सर्कुलर वायर है ना, सर्कल में आपको दिखाई इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो सर इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, कैसा होगा उसको, है ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं डिफाइन कर राइट हैंड थंब रूल, फिर से वही करना है। आप सर्कुलर करंट क्या होना चाहिए, सर्कुलर करंट। तो देखिए सर्कल में अब करंट ऐसे जा रही है ना, अब यहाँ पर चेंज कर लेना है। ये इसको जो है आपके जो फिंगर्स हैं इसको अब करंट के डायरेक्शन में लेना है, थंब को जो है मैग्नेटिक फील्ड और राइट हैंड का ही यूज करना है। ओके, तो सर ये ऐसे जा रहा है, तो हम चेक कर पा रहे हैं कि इनसाइड बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी इनसाइड आपको शो करना है और इस चैप्टर में शो करना है तो हमेशा क्रॉस से करेंगे। ओके, किसी प्लेन के अंदर कोई चीज आ रही तो क्रॉस से, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से शो करेंगे इनसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए जो अगर बात होगी कि बाहर निकल ली कोई चीज़, तो उसके लिए डॉट से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, डॉट से, है ना। अगर मैं यहाँ पे चलिए एक और बना देता हूँ, ऐसा कुछ है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो सर राइट हैंड, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। और ये देखिए मेरा थंब बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है थंब। ओके, जब ये मेरा बाहर की तरफ थंब जा रहा है तो यहाँ पर आउटवर्ड, है ना। ये डॉट का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड। सिंपल सी बात है सर, ये आउटसाइड है और ये क्रॉस का मतलब क्या है, इनसाइड है, अंदर की तरफ है। इस बात को आपको याद रखना होगा, इस चैप्टर में बार बार यही चीज़ें। आउटसाइड किसको, आउटसाइड क्या शो कर रहा है जी, तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। सर ये इनसाइड क्या शो कर रहा है, किस चीज़ को, तो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। और ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की है। ये डायरेक्शन इसमें किसकी है, करंट की है, ठीक है। आई थिंक ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। लास्ट क्या है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल देखिए राइट हैंड का फिर से यूज करना है, क्या है, सिंपल सा देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं। तब आपको क्लियर हो, चीज़ें बिल्कुल हो रही होंगी कि यस सर अभी तो बिल्कुल आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अब कभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे और भी कुछ बातें भी आएंगी, टेक्निक्स थोड़ी बहुत, उसको भी देख लेंगे। ओके, आइए। करंट सपोज अपवर्ड जा रहा है, तो राइट हैंड का यूज करना है, बिल्कुल सीधे रखना है। अब आपको कल वगैरह ऐसा नहीं करना, ओके, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा ऐसा। तो सर ऐसे कीजिए, ठीक है। तो ये जहां पर आपका पाम दिखाई दे रहा है तो वो आउटवर्ड हो जाएगा। तो इस साइड अगर मैं डायरेक्शन पूछ रहा हूँ तो इस साइड आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, इस साइड कैसा डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड। लेकिन अगर मैं इस साइड की डायरेक्शन पूछूं, इस साइड क्या होगा, तो देखिए राइट हैंड का अभी भी राइट हैंड चेंज मत कर देना, हैंड, ओके, राइट हैंड। ओके, तो देखिए इस साइड, तो देखिए अंदर की तरफ, पाम किधर है, अंदर की तरफ है, तो इस साइड जो होगा क्रॉस होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में दिखाया, इस साइड क्रॉस मतलब अंदर की तरफ है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड हम देख सकते हैं किस साइड है, आउटवर्ड है, बाहर 90 डिग्री है ना, ऐसे बाहर निकलना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो हमने कितना रूल सीखा सर, 4 रूल सीखा। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल हमने सीखा, राइट हैंड थंब रूल हमने सीखा, राइट हैंड थंब रूल था पर हमने सर्कुलर करंट से सीख लिया, और ये राइट हैंड पाम रूल सीख लिया। टोटल 4, 5वां है ना, मैं आपको बोल रहा ना कि 5वां भी हम सिखाएंगे आपको। तो ये जितने भी आए हैं सबके सब कहाँ से आए हैं, तो एक चीज़ थोड़ा सा आप याद कीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सी इक्वल अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी, है ना, वेक्टर है और 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो सी का डायरेक्शन कैसे करते थे आपको याद होना चाहिए। ये सपोज ये मेरे पास है ए और ये मेरे पास बी है ना, ये बोर्ड है, प्लेन है, इस पर ए और बी हम कहीं भी ले सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी अगर आपसे पूछ रहे हैं तो ए से बी की तरफ जाते थे, ये देखिए बाहर की तरफ निकल रहा है, हमारा थंब किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। राइट हैंड अभी भी थंब वही चीज़ें हो रही है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाहर तो हम दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा सकते थे सी, है ना, कि चलो ये बाहर की तरफ सी ऐसे जा रहा है। 90 डिग्री हमेशा ए से भी होगा और 90 डिग्री हमेशा बी से भी होगा। जो सी आपका जो रिजल्ट आएगा 90 डिग्री ए से भी, 90 डिग्री बी से भी होगा। ये होगा ना, चेक कीजिए आप, यहाँ से भी आप पाएंगे सर ये भी 90 डिग्री है, सर बी से भी 90 डिग्री है। तब यहाँ से कुछ बातों को आइए देखते हैं कि जो बायोट-सेवर्ट लॉ था वो किस तरह से डायरेक्शन को वहाँ पर डिफाइन किया गया था। ओके,
बहुत सारी डायरेक्शन से ही रिलेटेड से मैं बातें कर लिया आपसे। आप बोलेंगे सर क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर DL और यहाँ पर B है ना। लेकिन अगर आप प्लीज़, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा सर बहुत अच्छा लगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ ये भी बता दीजिएगा नहीं अच्छा लगा सर, है ना। कुछ और टेक्निक हम यूज़ करेंगे, शायद अच्छा लगे आपको। ओके, इसका डायरेक्शन मैं आपको कैसे दे रखा हूँ, जो करंट का डायरेक्शन होता है वही DL का डायरेक्शन होता है जी। तो DL का डायरेक्शन तो सर अपवर्ड हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है R है ना। तो जब आप DB की बात कर रहे हैं, बार बार जब DB की बात कर रहे हैं तो μ0/4πI, मैं यहाँ पर वेक्टर के टर्म्स में बातें कर रहा हूँ कि वेक्टर्स के टर्म में। तो DB DL R कैप यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर R² चेक कर रहे हैं यहाँ पर R²। तो जब भी आप वेक्टर के बारे में बात करें, जब भी डायरेक्शन के बारे में बात करें, यहाँ पर चेक करें A क्रॉस B आ गया, A क्रॉस B। तो पहले क्रॉस किस में लगा, देखिए A क्रॉस B जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होता है B क्रॉस A की। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि A क्रॉस B इधर जाएगा तो B क्रॉस इधर से अंदर जाएगा। तो डायरेक्शन में हमेशा कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार। इधर देखिए, तो DB इक्वल क्या है μ0/4πI। तो कैसे इसके डायरेक्शन को देखिए, यहाँ पर चेक कर लेते हैं डायरेक्शन यहाँ पर। तो सर यहाँ पर तो DL मेरा ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और R मेरा इधर है। तो देखिए ये मेरा राइट हैंड है, ओके। ये अभी ऐसे जाएगा DL से R की तरफ, DL से R की तरफ। तो कहाँ रहा है, इन साइड जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो दिखाएंगे क्रॉस की तरफ दिखाएंगे। यहाँ पर डायरेक्शन कैसा होगा, तो यहाँ पर डायरेक्शन सर इन साइड होगा ना। आप ऐसे थंब रूल से भी चेक करें, देखिए पाम रूल से, तो भी इन साइड जाएगा। तो आप किसी भी रूल से चेक कर सकते हैं। जो डायरेक्शन निकालने का टेक्निक है यही 5 है। इसके बाद और भी कुछ मिलता है तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगा कि क्या ये भी हो सकता है, क्या हाँ बिल्कुल वो भी हो सकता है ना। चलिए आगे आने वाले वीडियो में मैं अब आपको थोड़ा सा फास्ट करूँगा। अभी यहाँ तक चीज़ें मैंने काफ़ी स्लो रखी हैं, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल माय डियर